इजरायली संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विपक्ष ने संबोधन का बहिष्कार करने की दी धमकी। स्पीकर बोले सदन खाली नहीं रहेगा। भोपाल में कांग्रेस का किसान महाचौपाल। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा देश को बेच दिया, लोकसभा में बोलने से रोका। आतंकियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। भारत की पहली नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी लॉन्च। प्रहार से होगा आतंकियों का मंसूबा नाकाम। 4 दिन की पुलिस हिरासत में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु। दिल्ली पुलिस ने बताया प्रदर्शन का मास्टरमाइंड। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी का जताया विरोध। पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने को तैयार तालिबानी सेना। पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे पहुंचे कतर। दोनों देशों के बीच भारी तनाव और लड़ाई का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट की। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी वहां नेसेट यानी कि इजरायली संसद को संबोधित भी करेंगे। इजरायल में विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इस पर स्पीकर अमीर ओहाना ने जवाब दिया है। वो नेसेट में खाली सीटों को पूर्व सांसदों से भर देंगे। दरअसल इजरायल में विपक्ष ने शर्त रखी है कि पीएम मोदी के संबोधन में प्रोटोकॉल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बुलाए जाएं। इस मामले पर स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि चिंता न करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि पीएम मोदी आधे खाली सदन को संबोधित नहीं करेंगे। बेशक सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष नित्याज अमित को भाषण में शामिल नहीं होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं देश में कांग्रेस को भी इस यात्रा पर आपत्ति है और उसने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया है, जबकि भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है। पीएम मोदी की यह दूसरी इजरायल यात्रा है, 9 वर्षों के बाद हो रही है। पीएम मोदी की यात्रा भारत इजरायल के रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इस दौरान वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। वहीं भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल बुलाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया, किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया, किसानों को खत्म कर दिया गया। राहुल ने कहा कि राजनाथ सिंह पीएम को फोन करते हैं, पीएम ने उनसे बात नहीं की, वो छिप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बता दो, जो उचित समझ में आए वही करे। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। राहुल ने कहा मैं संसद में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और शाह खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिका में अडानी से जुड़े मामलों को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं और 14 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सभा स्थल पर जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी स्थिति साफ तौर पर नजर आई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए अब केंद्र सरकार ने पहली एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसका नाम प्रहार रखा गया है। 23 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 पेजों की पॉलिसी लॉन्च करने के इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही पॉलिसी का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी संबंधित विभागों और अधिकारियों को दिया गया। बता दें कि भारत की एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार का मकसद खुफिया जानकारियों का सही इस्तेमाल करके आतंकी हमलों को रोकना है और तुरंत जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। आतंकवाद और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करना है। साइबर अटैक, ड्रोन का मिसयूज, डार्क वेब, क्रिमिनल हैकर्स, क्रिप्टो वॉलेट, एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होने से रोकना है। बता दें कि प्रहार पॉलिसी के साथ पुलिस, सेना, एनएसजी, एनआईए, रॉ, आईबी, डॉक्टर, वकील, साइकोलॉजिस्ट, सिविल सोसाइटी आदि को कनेक्ट किया जाएगा। दूसरे देशों की इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके शेयरिंग बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिबको इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए
शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड करार देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोर्ट में कांग्रेस नेता की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। वहीं कोर्ट की तरफ से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद तिलक मार्ग थाना पुलिस ने उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया, जहां से टीम कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए लेकर निकल गई। पुलिस ने दिल्ली की अदालत में दलील दी कि एआई समिट के दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में चिप की मुख्य भूमिका थी। इस मामले की जांच के लिए आरोपी को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की जरूरत पड़ती है। पुलिस के अनुसार जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि समिट में मौजूद थे, तब इन प्रदर्शनों को अंजाम दिया गया। ये गिरफ्तारी प्रदर्शनकारियों की पहचान और साक्ष्यों को जुटाने की प्रक्रिया के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि एआई समिट के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उसी वक्त विभिन्न राज्यों से लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस खबर में बात सीएम योगी की। सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी सफलता हासिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की कंपनियों से 20,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इतने बड़े निवेश से यूपी में हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर में अपने बीच देकर प्रवासी भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच कार्यक्रम स्थल पर लगातार तालियां बजती रही और योगी है तो यूपी है की गूंज पूरे वातावरण में ऊर्जा भर रही थी। कार्यक्रम में जब एक महिला ने योगी को प्रदेश की तमाम महिलाओं की तरफ से भैया कहकर बुलाया तो पूरा माहौल जो था वो भावनात्मक हो गया। आयोजन में एक बच्ची मुख्यमंत्री का स्केच बनाकर लाई थी, जिस पर योगी ने अपना ऑटोग्राफ देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर में रह रही भारतीय मूल की स्वाति ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की बहन बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृत में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनकर वो प्रेरित हुई है। स्वाति ने कहा, जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री को भैया कहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिला है। अब महिलाएं रात में निडर होकर बाहर निकलती हैं। अपराधियों में कानून का खौफ साफ देखा जाता है। और अब बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता राजश्री गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए उन्होंने अर्जी दाखिल की। उनकी इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूसी को पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। शंकराचार्य ने मीडिया को संबोधित करते हुए एक तस्वीर दिखाई, जिसमें प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी उनके बगल में खड़े हैं। शंकराचार्य ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन से ही मेरे खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। जिस पॉक्सो में तुरंत एफआईआर का प्रावधान है, उसमें पुलिस ने खुद कोई मामला दर्ज ना करते हुए कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई। अधिकारियों को मेल भेजा जाता है, बावजूद केस दर्ज नहीं होता। ऐसा क्यों? इस खबर में बात बिहार की। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कल चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। आरजेडी विधायकों ने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी का नारा लगाया। आरजेडी विधायकों को जवाब देने के लिए मंत्री विजय चौधरी उठे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों को कौन सुनेगा। इतने में सीएम नीतीश कुमार भी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भाई वीरेंद्र को कहा कि आप बैठिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बेकार की बातें मत कीजिए, मैं आप सबकी बातें बैठकर सुनता रहता हूँ। क्या ये तरीका है? आप लोगों की संख्या कितनी कम हो गई है? आप लोग कितने लोग हैं? अब हम 202 हैं। आपके साथ कितने हैं? चुपचाप बैठ जाइए। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो आरजेडी विधायक सर्वजीत भी खड़े हो गए। फिर राजद विधायक वेल की तरफ आ गए और नारेबाजी करने लगे। मार्शल ने विधायकों के हाथ से तख्तियां छीन ली।
और आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हवाई हमला करने के बाद से दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर है। इस हमले में एक ही परिवार के 17 लोग मारे गए हैं, जिसकी दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है। तालिबानी सेना पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रही है। वहीं खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना इस हमले में बुरी तरह से फेल साबित हुई और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के किसी भी बड़े कमांडर को मार नहीं पाई। अब तालिबान के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान पूरी तरह घबराया हुआ है और पीएम शहबाज शरीफ अचानक से कतर के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तालिबान को रोके। पाकिस्तानी सेना को यह भी शक है कि कतर पर्दे के पीछे से टीटीपी का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने दावा किया है कि पाकिस्तान को शक है कि कतर टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे उनकी दलील है कि कतर का अल जजीरा हमलावरों को फाइटर बता रहा है। बता दें कि पाकिस्तान और कतर दोनों ही इस्लामिक देश हैं और दोनों के बीच रिश्ता दशकों पुराना है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, तब से कतर और यूएई उससे दूरी बना रहे हैं।